नमस्कार दोस्तों, और आज देखते हैं झारखंड एसएससी सीजीएल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है, किस आविष्कार के बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एनिएक, दूसरा है डिफरेंशियल इंजन, तीसरा है एडवैक और चौथा है एनालिटिकल इंजन। एनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर होता है। और ईडीवैक का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल और ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ पे कैलकुलेटर होता है, यहाँ पे कंप्यूटर होता है। तो चार्ल्स बेबेज जो थे, इन्होंने दो इंजनों का खोज किया था, एक तो डिफरेंशियल इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। लेकिन इनको जो एनालिटिकल इंजन खोजे, इसके बाद ही इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाने लगा। ऐसा इसलिए चूँकि एनालिटिकल इंजन में इन्होंने ये बताया कि कोई भी हार्डवेयर है तो वो किससे चलती है? वो सॉफ्टवेयर से ही चलती है। और बाद में चार्ल्स बेबेज की ही एक शिष्य थी जिनका नाम है एडा एगास्टा, जिन्होंने पहला प्रोग्राम बनाया, इसलिए उसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईडीएसएसी। ईडीएसएसी का पूर्ण अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले सिस्टम ऑटोमेटिक कंप्यूटर या नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कहीं कहीं कंप्यूटर के जगह पे कैलकुलेटर भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। पहली माइक्रोचिप कौन सी थी? तो पहली माइक्रोचिप कौन सी थी? इंटेल 4004, यही थी हमारी पहली माइक्रोचिप। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के किस शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली आप इंडिया में भी जानते होंगे। इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी तरह जो पूरा विश्व का है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को विश्व का सिलिकॉन वैली, या यूँ कहें कि अमेरिका के किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया को क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्नलिखित में से सीपीयू के मुख्य घटक कौन से हैं? तो आपको बता दें दोस्तों कि सीपीयू में 3 चीज़ें होती है। सीपीयू में 3 चीज़ें होती हैं। एक तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक सीयू कंट्रोल यूनिट, और एक आपका होता है रजिस्टर। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या होता है? मेन वर्किंग जो है ना, यही करता है। और कंट्रोल देने का काम सीयू का होता है। मतलब ये अगर मैनेजर है तो ये वर्कर है, यही काम करवाता है, सीयू ही काम करवाता है, कंट्रोल यूनिट ही। और ये रजिस्टर तो हमारा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है, सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है। और साथ ही साथ ये क्या है? सबसे छोटा भी है, स्मॉल भी है। तो स्मॉल मेमोरी बोले या सबसे फास्टेस्ट मेमोरी बोले तो रजिस्टर। और सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं, एक एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा रजिस्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो अन्य कंपोनेंट्स पर कंट्रोल रखता है? तो अभी बताया आपको, कंट्रोल यूनिट ही एएलयू को क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है, फिर एएलयू वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, खालिस्तान का उपयोग कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर को एक साथ जोड़कर और कार्य करने लायक बनाता है। कौन सा ऐसा उपकरण है जो अलग अलग हार्डवेयर को उसमें जोड़ के एक साथ सभी को काम करने लायक बनाता है? तो आप लोग जानते होंगे। देखिए इसका ऑप्शन सीपीयू है, मेमोरी है, हार्ड डिस्क है या मदरबोर्ड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड बेसिकली एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर को एक साथ जोड़कर उसको उपयोगी बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कंप्यूटर मेमोरी डेटा और प्रोग्राम को फॉर्म में स्टोर करता है। मतलब किस फॉर्म में कंप्यूटर मेमोरी
डाटा या फिर प्रोग्राम को स्टोर करता है। तो कंप्यूटर में आप जानते होंगे दो तरह के मेमोरी होते हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, तो इसमें अस्थाई भी हो सकता है, अस्थाई भी हो सकता है और अस्थाई, ये दोनों हो सकते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं रैम, जो कि अस्थाई मेमोरी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में कैसा होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। रोम में कैसा होता है, ये आपका अस्थाई मेमोरी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई कैटेगराइज नहीं किया है, बेसिकली इन्होंने ये पूछा कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा और प्रोग्राम किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये स्थाई भी हो सकता है और अस्थाई भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम डेटा और निर्देश को खालिस्तान के लिए स्टोर करता है। तो रैम आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका अस्थाई मेमोरी होता है। तो ये भविष्य के लिए काम के लिए तो स्टोर करके रखेगा नहीं, बिजली की आपूर्ति ये तो तुक नहीं है और ये भी नहीं। तो रैम जो है डेटा और निर्देश को प्रसंस्करण मतलब उसको प्रोसेस करने के लिए स्टोर करके रखता है। आप इनपुट देते हैं, वो फिर रैम में जाता है और रैम फिर सीपीयू को भेजता है और सीपीयू प्रोसेस करके फिर रैम को भेजता है और रैम फिर आपको आउटपुट के फॉर्म में देता है। किस प्रकार की मेमोरी को रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। तो रीड राइट मेमोरी मतलब आप उसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। तो वो कौन सी मेमोरी है, आप दो मेमोरी अभी देखे थे, एक तो था आपका रैम और एक था आपका रोम। तो रैम में आप क्या करते हैं, भेज भी सकते हैं और रैम से आप डाटा को मतलब लेआउट भी कर सकते हैं। तो जब इसको भेजते हैं या फिर निकालते हैं, बाहर डाटा को निकालते हैं, तो जब भेजते हैं तो इसमें हम लोग राइट कर रहे होते हैं और जब ये रैम डाटा आपको दे रहा होगा तो हम लोग रीड कर रहे होते हैं। तो रैम में दोनों चीज़ें हो सकती है, राइट भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। लेकिन रोम में बेसिकली ये तो फिक्स्ड रहता है और ये अस्थाई मेमोरी है, तो इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट इसमें नहीं कर सकते हैं। तो इसी से आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, किस प्रकार की मेमोरी को रीड राइट मेमोरी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है, रैम को क्या बोला जाता है, रीड राइट मेमोरी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक कंप्यूटर में सबसे लोकप्रिय रैम है। तो आधुनिक कंप्यूटर में सबसे लोकप्रिय जो रैम है वो है DDR/SD रैम। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सब पुराने थे और ये होगा नहीं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, DDR/SD रैम। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, रैम को ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो रैम को ब्लॉकों में, इस तरह से ब्लॉकों में रैम को क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है और किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे बाइट के नाम से जाना जाता है। और एक बाइट में कितना बीट होता है, 8 बीट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, सीपीयू के कार्य में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। तो सीपीयू का कार्य कैसे होता है, देखिए ये आपका रैम हो गया, ठीक है। रैम में हम लोग इनपुट भी डाल सकते हैं, तो इनपुट के तौर में मान लेते हैं 2 + 3 डाले, तो रैम इसको कहाँ पे भेजेगा, इसको भेजेगा सीपीयू में। सीपीयू में जब रैम से ये डाटा लेगा तो इसको फैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैचिंग या फैच करना, ठीक है। तो फैच करेगा, फैच करने के बाद यहाँ पे इसको डिकोड करेगा। सीपीयू समझेगा कि आखिर ये क्या है, तो ये समझ जाएगा कि 2 और 3 को जोड़ना है, 5 हो जाएगा। 5 फिर इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, किसको, रैम को, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करेगा और स्टोर भी करेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए सीपीयू के कार्य में निम्नलिखित को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहला वो क्या करता है, रैम से डाटा लेता है जिसको फैच बोलते हैं, फिर उसको समझता है यानी कि डिकोड करता है, फिर समझने के बाद उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर स्टोर करता है।
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, बूटिंग का क्या कार्य है। बूटिंग क्या करता है, आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर में बूटिंग प्रोसेस होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ समझते हैं, ये सीपीयू हो गया, ये आपका रैम हो गया। रैम आपका अस्थाई मेमोरी है, मतलब बिजली कटी तो रैम का डाटा सब गया। यहाँ आपका क्या आता है, हार्ड डिस्क है ना, ये हार्ड डिस्क है यहाँ पे। तो जैसे कोई म्यूजिक हमको प्ले करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हार्ड डिस्क पे क्लिक करेंगे तो ये म्यूजिक ना यहाँ पे रैम में चला जाएगा और फिर रैम में वो म्यूजिक चलने लगेगा या फिर मूवी चलने लगेगा या फिर जो भी फ़ोटो वगैरह देखना है, तो ये यहाँ से यहाँ होता है। अब बूटिंग करना है तो बूटिंग में क्या होता है, बेसिकली एक ओएस की ज़रूरत होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं जिसको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या होता है, जैसे विंडोज़ हो गया या आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये ओएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से रैम में भेजना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते हैं आपके स्क्रीन में क्या दिखता है, विंडो है ना, विंडो लोड होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हार्ड डिस्क से रैम में पहुंचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये जो प्रोसेस कहलाता है यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग बूटिंग। वही इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि बूटिंग क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस को रैम में लोड करने के लिए बूटिंग का काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। बूटिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों या प्रोग्रामों के एक सेट को क्या कहा जाता है। बूटिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए, बूटिंग प्रक्रिया शुरू होने से पहले है ना, एक निर्देशों या प्रोग्रामों के सेट को हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग समझने का इसको कोशिश करते हैं। ये तो आपका रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे तो ये अस्थाई मेमोरी है। यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क हो गया, है ना। तो हार्ड डिस्क में क्या है, आपका ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ से रैम में भेजेंगे तो इसको हमने क्या बोला, बूटिंग बोला। तो यहाँ पे क्लिक करेगा तभी तो यहाँ पे जाएगा। जैसे कोई म्यूजिक चला रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है तभी रैम में जाता है। तो ओएस को कौन क्लिक करेगा, तो इसके लिए बूट स्टेप लोडर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग किया जाता है। अब ये बूट स्टेप लोडर को कहाँ पे आप रखेंगे, क्या हार्ड डिस्क में रखेंगे। हार्ड डिस्क में रखेंगे तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसको कौन क्लिक करेगा। क्या रैम में रखेंगे, नहीं, रैम में रखेंगे तो अगर बिजली कटी तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। तो बूट स्टेप लोडर जो प्रोग्राम रहता है वो आपका रोम में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, रोम में रखा जाता है। BST से इसको दिखा दिए। अब रोम से ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा ऑपरेटिंग, मतलब हार्ड डिस्क में जाएगा। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये क्या करेगा, क्लिक करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो और या एंड्रॉयड, उसको क्लिक करेगा, फिर ये यहाँ से रैम में जाएगा। तो ये बूटिंग कहलाता है। लेकिन इससे भी पहले आपको ये बूट स्टेप लोडर का प्रयोग होता है, जो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली क्लिक करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था, बूटिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों या प्रोग्रामों के एक सेट को क्या कहते हैं, तो इस सेट को कहते हैं बूट स्ट्रैप लोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी को स्टार्टअप मेमोरी कहा जाता है। तो सबसे पहले कौन सा मेमोरी एक्टिव होता है, तो रोम मेमोरी एक्टिव होता है, ठीक है। यहीं से बूट स्ट्रैप लोडर के जो प्रोग्राम हैं वो आपको ओएस को क्लिक करता है, फिर वो रैम में इंफॉर्मेशन देता है और फिर कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम निष्पादित किया जाएगा। पोस्ट, एक पेज प्रिंट करना, बूटिंग या डेस्कटॉप एक्सप्लोरर। तो ये बताइए, जब कंप्यूटर चालू होता है तो सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम निष्पादित होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब कंप्यूटर चालू होता है तो आपका ये रैम हो गया, ये आपका हार्ड डिस्क हो गया और ये आपका क्या हो गया, रोम। रोम में अभी बताए थे बूट स्टेप क्या होता है, लोडर होता है।
और यहीं पे एक होता है पोस्ट, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, है ना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये ना बूटिंग होने से पहले, है ना, ये पोस्ट का काम क्या है ये बता रहे हैं। बूटिंग होने से पहले ये सिक्योर करता है कि सारे इक्विपमेंट सही से लगे हुए हैं कि नहीं, क्या सीपीयू सही से लगा हुआ है, क्या इसमें जो हार्ड डिस्क है वो सही से लगा हुआ है, ये चेक करने का काम कौन करता है? पोस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कहाँ पे रहता है? रोम में रहता है, ठीक है। तो रोम में बेसिकली 3 चीज़ हो गया आपका, एक तो बूट स्टेप लोडर, दूसरा आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम BIOS भी होता है इसी में। इसका काम क्या होता है BIOS का? ये जैसे कि आपके सिस्टम में जो डेट है या टाइम है या जो आप पासवर्ड डालते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर के थ्रू रहता है। BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। पोस्ट का काम आपको समझा दिए, ये सिक्योर करता है कि सारे इक्विपमेंट सही से लगे हुए हैं कि नहीं। अगर ये सिक्योर करके बता देगा कि सारे इक्विपमेंट सही से लगे हुए हैं तभी जाके आपका बूटिंग स्टार्ट होगा। और बूटिंग जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से किसको इन्फॉर्मेशन देता है? रैम को देता है, ठीक है। और ये जो पूरा रोम बना रहता है, ये रोम पूरा जो बना रहता है ये CMOS से बना हुआ रहता है। इसका फुल फॉर्म पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही है। देखिए यहाँ पे CMOS का फुल फॉर्म क्या है? तो CMOS का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। आपको सेमीकंडक्टर मतलब समझ में आ रहा है? अर्धचालक का जो जिसमें गुण रहता है, ये बेसिकली सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम का बना हुआ रहता है। ये पूछता भी है, ठीक है। जितने भी चिप वगैरह बनते हैं ये आपके सिलिकॉन या जर्मेनियम के ही बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोम के प्रकार हैं, तो ये आपका मास्क रोम है, ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, और ये आपका इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामर है। तो रोम के ये तीनों प्रकार हैं। M रोम भी होता है, EP रोम भी होता है, EEP रोम भी होता है, ये सभी। तो यहाँ पे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम जो है इसमें हम लोग जनरली UV रेज का प्रयोग करते हैं, UV रेज का प्रयोग करते हैं। और ये जो M रोम आप देख रहे हैं, ये आपके जो छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने आते हैं जिसमें एक बटन टिपते हैं और वो गाना वगैरह देने लगता है, तो उसमें ये प्रयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, EP रोम में डेटा मिटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम में डाटा को मिटाने के लिए आपको बताएं UV रे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पराबैंगनी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मेमोरी को फ्लैश रोम मेमोरी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है CD, दूसरा है DVD टक्कर मारना, और चौथा है पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव को ही क्या कहा जाता है? फ्लैश रोम मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में कैश मेमोरी का क्या उपयोग है? अब देखिए कैश मेमोरी होता क्या है, इसको यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये तो हमारा रैम है। रैम का आकार अगर बढ़ाते जाएंगे, बेसिकली देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है ना, रैम। यहाँ पे देखिए आपका हार्ड डिस्क है, यहाँ से कोई भी चीज़ हम लोग भेजते हैं तो ये कहीं पे भी मतलब रैंडमली क्या होता है? फिट होते जाता है। अब यहाँ पे अगर ज़्यादा बड़ा रैम है तो बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगे? डाटा इकट्ठा हो जाएंगे, और यहाँ आपका CPU है तो CPU तेज़ी से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक अलग मेमोरी होता है जिसको कैश मेमोरी बोलते हैं। कैश मेमोरी है ना, कैश मेमोरी। और ये जो कैश मेमोरी है ना, ये अस्थाई मेमोरी नहीं होता है, ये अस्थाई मेमोरी होता है। जैसे आपका रैम होता है ना, रैम अस्थाई मेमोरी है, उसी तरह कैश मेमोरी भी होता है। ये क्या करता है? यहाँ से जो बार बार आप यूज कर रहे हैं, जिस डाटा का प्रयोग आप बार बार कंप्यूटर में कर रहे हैं, उसको ये कैश मेमोरी में लाके भेज देता है। यहाँ पे भेज दिया कैश मेमोरी में। अब पता है कि ये चीज़ें आप बार बार यूज करेंगे, बाकी सारे फोल्डर मान लेते हैं ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो गणना फास्ट करने के लिए ये CPU यहीं से इसको क्या करेगा? उठा लेगा, ठीक है, और यूज करेगा। तो ये कैश मेमोरी है।
सबसे तेज मेमोरी जो होती है वो रजिस्टर की होती है, उसके बाद जो सेकंड सबसे तेज मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी की होती है, और इसके बाद आपका रैम या रोम की मेमोरी होती है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कंप्यूटर में कैश मेमोरी क्या उपयोग करता है, तो ये तेज गणना करने में उपयोगी होता है, सॉफ्टवेयर विकसित करना नहीं, निर्णय लेने की नहीं, संचार नहीं, तो ये तेज गणना के लिए कैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप 5000 डाटा को, मतलब 5000 कॉन्टैक्ट आपके मोबाइल में है, लेकिन आप देखते होंगे एक स्पीड डायल होता है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नंबर, जैसे आपके घर के नंबर, ये सब सेव रहते हैं। तो उसी तरह कैश मेमोरी भी एक स्पीड डायल की तरह ही है। जो ज़्यादा ज़रूरी डाटा है उसको कैश मेमोरी में रखा जाता है ताकि सीपीयू उसको जल्दी से प्रोसेस कर सके। तो तेज़ गणना के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा या निर्देश को, कम इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा और निर्देश को, डेटा और निर्देश को कोई नहीं। तो अभी बताए थे आपको, जो ज़्यादा अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले डेटा हैं या इन्फॉर्मेशन है उसको कैश मेमोरी क्या करता है? स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी मेमोरी है? सबसे छोटी मेमोरी कौन है? तो सबसे छोटी मेमोरी इसमें तो कैश ही हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा तो रजिस्टर होगा, और रजिस्टर से थोड़ा सा बड़ा होगा कैश, और इससे थोड़ा सा बड़ा होगा आपका रैम या फिर रोम। तो यहाँ पे एक रजिस्टर नहीं दिया हुआ है, नहीं तो वो आंसर होता, कैश दिया हुआ है तो कैश आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन अस्थायी मेमोरी है? तो रैम जो है हमारा अस्थायी मेमोरी है, और अभी बताए थे कैश भी अस्थायी मेमोरी है। इससे दोनों आंसर हो जाएगा, ए एंड सी। क्वेश्चन देखते हैं। 25 जो है ये डेसिमल फॉर्म में दिया है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक हम लोग रूल देख लेते हैं। 2 का पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, इस तरह से। 2 का पावर 0 कितना होगा? 1। किसी के पावर में 0 रहता है तो 1 होता है। 2 का पावर 1 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8, ये 16, और ये फिर कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इन सब हुई में से उन नंबर को जोड़ देना है जिससे क्या आ जाए? 25 आ जाए। जिससे क्या आ जाए? 25 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं 16 और 8, 16 8 कितना हो गया? 16 8 हो गया आपका 24, 24 और 1 25। तो ये दोनों नंबर को जोड़े और इसको जोड़े तो कितना आ रहा है? 25। तो इसके सामने 1 लिखेंगे, इसके सामने 1 लिखेंगे, जो नंबर यूज नहीं किए हैं उसके सामने 0 लिखेंगे, और ये फिर कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। तो बाइनरी फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कहीं पे दिख रहा है 11001, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 11001, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। हार्ड डिस्क विभाजन शुरू होता है, अभी जो यूज होता है हार्ड डिस्क, उसमें आप देखते हैं कहाँ पे विभाजन शुरू होता है। तो ए बी हम लोग यूज अभी नहीं करते हैं, ये पहले यूज होता था। अभी हम लोग सी यूज करते हैं हार्ड डिस्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हार्ड डिस्क डाटा को खालिस्तान में स्टोर करती है। तो आप देखेंगे हार्ड डिस्क जो रहता है उसका अगर फिगर देखा जाए तो इस तरह से रहता है, और इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है ट्रैक, है ना। जो गोल चक्री आप देख रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? ट्रैक कहलाएगा। और इसमें जो एक भाग है इसका, ये वाला भाग, तो ये कहलाएगा आपका सेक्टर। तो बेसिकली जो हार्ड डिस्क डाटा होता है उसमें ट्रैक भी होता है, सेक्टर भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विंचेस्टर डिस्क किसे कहा जाता है? विंचेस्टर डिस्क आपको, ये हार्ड डिस्क को ही क्या कहा जाता है? विंचेस्टर डिस्क कहा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को रीड और स्टोर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्टिकल मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, है ना। तो लाइट से रिलेटेड है। तो इसमें डाटा को रीड करना हो या स्टोर करना हो तो आपको लेज़र लाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CDR में R का अर्थ क्या है? रिकॉर्ड, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डेबल या रिकॉर्डेड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिकॉर्डेबल। CD में R का क्या अर्थ होता है? रिकॉर्डेबल। अब वार्म का आपको फुल फॉर्म बताना है, WORM, वार्म।
तो इसका फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे है राइट वंस रीड मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडी कार्ड का अर्थ होता है सैंड डिस्क, स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज कार्ड या सिक्योर डिजिटल। तो एसडी कार्ड का जो अर्थ होता है वो होता है सिक्योर डिजिटल। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमेरिक पैड पे, जो आप कंप्यूटर में देखते हैं दोस्तों कीबोर्ड में, इधर आपका क्या रहता है, न्यूमेरिक पैड रहता है जिसमें नंबर लिखे रहते हैं 0 1 2 3 4, है ना, प्लस माइनस, है ना, ये सारा चीज़। तो न्यूमेरिक पैड में कितने कीज होते हैं, तो ये लगभग नहीं, एग्जैक्टली कितने की होते हैं, 17। ठीक है। डॉगल की का क्या उदाहरण है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या सभी। तो डॉगल की उस की को कहते हैं जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है। तो ये कैप्स लॉक जो हम कैपिटल या स्मॉल में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक का यूज करते हैं। नम लॉक मतलब इधर वाला जो आपका पेड है कीबोर्ड में, जो इधर दाएं साइड जो पेड है आपका नम लॉक वाला, उसको चालू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं तो उसके लिए नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये तीनों ही टॉगल की का एग्जाम्पल है। थैंक यू दोस्तों।